Hello, in this video we have learned about the non-conventional energy resources. In previous video we have learned about the conventional energy resources. तो conventional energy resources में हमने जो है कोल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है। कितने प्रकार के उसके नेम हैं, ठीक है, उसमें डिटेल हम लोग डिस्कस किए थे उसके बारे में। तो अब क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, तो इसके बारे में जानते हैं। ऐसे एनर्जी रिसोर्स जो कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है, मतलब प्रचलित नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में ऐसे एनर्जी जो कह लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम प्रीवियस के बारे में बात करें, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स था वो क्या थे, नॉन रिन्यूएबल थे, उसको रिन्यू नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कोल, ठीक है, कोल था, तो कोल को एक बार अगर आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी इसको बर्न करने के बाद केमिकल रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, जो आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद इंड प्रोडक्ट आपका क्या बचेगा, फ्लाई एश, ठीक है। तो उसको मान लीजिए फ्लाई एश सब बना, तो फ्लाई एश से फिर से हम जो है उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं कोल में, ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म है, ठीक। लेकिन अब जो ये सोर्स जो डिस्कशन होगी, ठीक है, इसमें क्या है, ये रिन्यूएबल है, ठीक है। तो अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो इनको कई नामों से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में कई टाइप्स थे। जैसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को जो है हम जो है कह रहे थे कि ये कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स भी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी है, ठीक है, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स भी है, ठीक है। उसी प्रकार नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के भी कई नाम हैं। जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को हम कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। कैसे, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में जो है आपके पहला अगर अगर एनर्जी बिजनेस में अगर एबंडेंट की बात करें कि कौन सा एनर्जी सबसे ज़्यादा एबंडेंट है, तो वो आपका कौन सा है, सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या है, नेचर में बहुत ही एबंडेंट है, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के बारे में सब इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले इनके कई प्रकार के नाम हैं जिसको आप नोट डाउन पहले कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का पहले तो एक नाम हो ही गया ये, ठीक है, एनसीआर। तो इसका सेकंड नेम आपका क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं बार बार, ठीक है। और ये क्या है, एबंडेंट इन नेचर है, नेचर में क्या है, एबंडेंट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है, अनलिमिटेड एनर्जी का स्रोत, ठीक है। इसको जो है नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता है, नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। मतलब ये इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। हाँ, अगर सोलर सेल की बात करें तो ये तो खैर इस टाइम पे, ठीक है, अभी 2015 से लेके अभी तक जो रिसेंट ट्रेंड चला है कि थोड़ा कमर्शलाइज किया गया है, गवर्नमेंट द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडी दिया गया है, तब जाके मार्केट में जो है इजीली अवेलेबल है। फिर भी ये बहुत ही कॉस्टली है, अभी भी सोलर एनर्जी क्या है, थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। तो इसको जो है नॉन कमर्शियल, मतलब सिर्फ सोलर की बात करें तो ठीक है, वो तो कमर्शियल हो चुका है, ठीक है। लेकिन अदर भी एनर्जी सोर्स हैं, जैसे विंड एनर्जी आपका है, ठीक है। तो विंड एनर्जी में जो टरबाइन लगेंगे, ब्लेड्स लगेंगे, तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो ये कह लीजिए कि एक किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड के लिए, ठीक है, ये अफोर्ड कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। बायोगैस आपका हो गया, ठीक है, टाइडल पावर हो गया, ओटेक हो गया, वेव एनर्जी हो गया, तो ये सब क्या है, कमर्शियल नहीं है, ठीक है। ये अंडर सुपरविजन ऑफ दी कह लीजिए गवर्नमेंट के सुपरविजन में चलता है, ठीक। तो
कितने नाम हो गए NCER के? पहला हो गया आपका, पहला तो NCER ही है, सेकंड नाम आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। थर्ड क्या आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें फोर्थ जो आपका नाम है वो आपका है सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स के बारे में। प्राइमरी एनर्जी क्या था, जो आपको नेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। नेट एनर्जी एक निश्चित क्वांटिटी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में आपको एनर्जी दे रहा था। लेकिन सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स में कोई फिक्स एनर्जी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड एनर्जी आपको देगा ये, ठीक है। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है इसमें जो सेकेंडरी एनर्जी कह लीजिए या NCER एनर्जी, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं सोर्सेज के बारे में, कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। तो पहला और मेजर सोर्स, ठीक है, सबसे मेजर सोर्स आपका क्या है, सोलर एनर्जी। पहला क्या है आपका, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपको कहाँ से फाइंड आउट होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, सन से। तो सन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सन का जो अगर हम सन के बारे में बात करें तो सन में जो है कह लीजिए कि असंख्य जो है उसमें विस्फोट होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम के क्या है उसमें, कह लीजिए कि वो एक गोला है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है जिसमें असंख्य जो है विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी की तरह जो दिखने वाले आपके कह लीजिए कि स्टार्स वगैरह हैं, तारे, ठीक है, तो सब क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी पे वर्क करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। अर्थ पे अगर हम बात करें तो अर्थ के नेचुरल कंडीशन में ये जो है कहीं भी घटित नहीं होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। अगर वहीं हम स्पेस में जाएं, ठीक है, तो स्पेस में क्या है आपका जो सन है, सन एक जो है आपका कह लीजिए कि एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए टेक्नोलॉजी तो है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, ठीक है, यानी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, डिवाइसेस, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर और भी फर्दर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन हमको आता कहाँ से, सन से, ठीक है। तो सन के बारे में यानी जो सोलर रेडिएशन है इसके बारे में बहुत से स्टडी हो चुके हैं, ठीक है, कि सोलर रेडिएशन जो आता है उसमें कह लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, मतलब अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, ठीक है, टेलीविज़न वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, इसके बारे में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे थ्योरीज़ हैं, बहुत लोगों ने इस पर जो है ये बताया कि जो रेडिएशन आता है, ठीक है, वो वेव है, ठीक है, कोई कहता है पार्टिकल है, ठीक है, फोटॉन पार्टिकल, इसमें एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो बहुत से इसके लॉट्स ऑफ जो है थ्योरीज गिवन है, आप इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए बेसिक ये कहा जा रहा है कि सोलर रेडिएशन जो है कि कितना एनर्जी आता है। हम देखिए एनर्जी रिसोर्स पढ़ रहे हैं तो एनर्जी रिसोर्स में हम बात किए कि सोलर एनर्जी, ठीक है, चलिए भाई ठीक है, सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी में कितनी एनर्जी है, ठीक है, वो कितना एनर्जी आता है। तो देखिए कहने को तो कहते हैं कि ये इनॉर्मस एनर्जी का एक स्रोत है, ठीक है, सोर्स है, ठीक है। तो रिसर्चर ये कहते हैं कि जो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो जो ये सोलर रेडिएशन अर्थ पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो अर्थ पे जो भी सोलर रेडिएशन आता है उस पे उसका वैल्यू होता है 10⁻17 वाट्स, इतना ज़्यादा,
जो अर्थ का एटमॉस्फेयर पे जो सोलर रेडिएशन हिट करता है एटमॉस्फेयर पे, तो उसकी एनर्जी होती है 10⁻17 वाट्स। ठीक है। फिर जाहिर सी बात आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर हमारा है, कुछ एनर्जी को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को स्कैटर कर देता है, कुछ को ट्रांसमिट कर देता है, कुछ को अलाउ कर देता है। ठीक है। तो कुछ रेडिएशन जो अर्थ पे पहुंचता है, ठीक है, जो अर्थ पे, अर्थ के ऑब्जेक्ट किसी से भी अगर टकराता है, ठीक है, तो इस पे आपका एनर्जी हो जाता है 10⁻16 वाट्स। ठीक है। और अगर हम देखिए 10⁻16 कितना आ रहा है आपके पास सोलर रेडिएशन, 10⁻17 वाट्स। और अर्थ पे कितना पहुंच रहा है, 10⁻16 वाट। और अगर हम ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें या ग्लोबल एनर्जी डिमांड की बात करें, ठीक है, पूरे अर्थ की, तो 10⁻13 वाट है। ठीक है, 10⁻13 वाट्स। यानी एक सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो सन से हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी क्या है सन से आ रहा है। ठीक है, सन से जो भी एनर्जी आ रहा है आपका, ठीक है, 1000 टाइम्स, ठीक है, मोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक। तो सोलर रेडिएशन में इतना पावर है कि हमारे जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है उसको हाईली जो है फुलफिल कर सकता है। ठीक है। खैर इस पे और रिसर्च चल रहे हैं अभी। खैर देखिए, जो अभी सोलर सेल आप जानते होंगे, ठीक है, जो एनर्जी, जो सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अभी रिसेंट में हुई है कि सोलर रेडिएशन को सोलर सेल, तो सोलर सेल के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोलर सेल कैसे बनता है। ठीक है। वो कह लीजिए कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइड होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, और जिसमें पी और एन जंक्शन होते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना होता है। ठीक है। पी टाइप एन टाइप किससे बनते हैं आपका, सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है। तो बेसिक सिलिकॉन नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो देखेगा तो इम्प्योरिटी जो है पी टाइप में किस प्रकार का मिला रहे हैं, टाइप में कौन सा मिला रहे हैं, ठीक है, क्यों मिला रहे हैं, इसके बारे में डिटेल आप जो है जान सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को आप देखिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका सोलर रेडिएशन के बारे में। ठीक है। तो सोलर रेडिएशन क्या है, एक इनॉर्मस क्वांटिटी में आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है। ग्लोबल जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है सबको फुलफिल कर सकता है। सोलर में ही इतना पावर है कि हमारे जो डिमांड है, एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर सकता है। हमें किसी अदर सोर्स पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर हमें अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है, जैसे कोल हो गया आपका, ठीक है, न्यूक्लियर पावर हो गया, ठीक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब क्या है, ये डे बाय डे डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है। अभी क्या चल रहा है, हम लोग इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा दोहन हो चुका है। ठीक है। और ये प्रिडिक्ट किया जा चुका है कि लगभग 20 से 30, मैक्सिमम 40, मतलब 40 साल बाद जो है आपका पूरा का पूरा जो है नेचुरल रिसोर्स समाप्त हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हम लोग मूव कर रहे हैं किस पे, सोलर रेडिएशन पे। तो सोलर रेडिएशन क्या है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। ठीक। पहला आपका मेजर पॉइंट हो गया सोलर एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फिर से उसी टाइप्स पे आते हैं कि सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स। तो सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स क्या था, ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो आपको अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड करे, नेट एनर्जी नहीं, ठीक है, अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड करे। ये आपका जो आपका डेफिनेशन फुलफिल कर गया। ठीक है। आते हैं कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स पे। तो कमर्शियल, देखिए ये कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स नहीं, ये नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है। तो नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स में अगर हम सोलर एनर्जी को भी छोड़ दें, ठीक है, सोलर एनर्जी यानी जो सोलर पैनल है, ठीक है, सोलर पैनल क्या है, अभी वो कमर्शलाइज हो चुका है। ठीक। तो इसमें काउंट ना करें भाई। ठीक है। नॉन कमर्शियल, तो नॉन कमर्शियल में जो है आपका आ रहा है विंड। ठीक है, विंड एनर्जी हो गया। ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या बच रहा है, ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है। इसी से रिलेट करता है आपका वेव एनर्जी। ठीक है।
और इसी से रिलेट करता है आपका टाइडल एनर्जी, ओशियन से, ठीक है, टाइडल एनर्जी। तो विंड एनर्जी, ओटेक, वेव, टाइडल, ये क्या है आपके नॉन कमर्शियल में आते हैं। ये है ईजिली अवेलेबल नहीं है, ये मार्केट में नहीं मिलेगा कि आप जाएंगे पैसा लेके तो आपको ये डिवाइस दे देंगे तो आप बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन में होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन इसको जो है इंस्टॉल नहीं कर सकता है, एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता है, एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव प्लांट होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होता है पूरा प्रोसेस, बहुत ही एक्सटेंसिव केयर इसमें करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं विंड एनर्जी के बारे में, ठीक है, विंड एनर्जी। तो अगर विंड एनर्जी की हम बात करें तो पहले विंड कैसे ब्लो करता है ये जान लेते हैं, ठीक है। विंड कैसे ब्लो करता है, ठीक। तो विंड के ब्लो करने का कारण जो है आपके दो ही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ठीक। तो अर्थ जो है आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। 23.5 डिग्री पे ये इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो इसी एक्सिस पे ये रोटेट करता है, ठीक। ये आपके नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक। पहला पॉइंट इसमें होता है कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे मिस्टर कोरियोलिस, तो उन्होंने ये बताया था कि जो अर्थ का मूवमेंट है, ठीक है, अर्थ का मूवमेंट जब हो रहा है, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो नॉर्थ जो एयर है, ठीक है, जो नॉर्थ वाला एयर है वो मूव करता है इस प्रकार, ठीक। साउथ का एयर जो है कुछ मूव करता है इस प्रकार, उसी प्रकार ये, यानी इक्वेटर तक, नॉर्थ से लेके साउथ से लेके इक्वेटर तक और नॉर्थ से लेके इक्वेटर तक, ठीक है, फिर इक्वेटर से मूव कर जाते हैं, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं कि एयर भी क्या होता है, ड्राई और मॉइस्ट होता है, ठीक है। फिर से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एयर क्या होता है आपका, ड्राई और मॉइस्ट होता है, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जब एयर चलेगा, ठीक है, तो वो आपका वेट होगा, ठीक है, यानी गीला होगा जिसमें मॉइस्चर होगी। एयर आपका क्या है, मॉइस्चर कंटेन करेगा, ठीक है। तो अगर किसी एयर में मॉइस्चर है, ठीक है, तो मॉइस्चर है तो एक उसमें अगर मॉइस्चर है तो वेट आएगा, ठीक है, वेट मतलब भार, ठीक है, मास आ जाएगा, ठीक है। जब कोई एयर जो है वेट आ जाएगा उसमें, मास आ जाएगा, तो क्या होगा, वो धरती के मतलब अर्थ के समीप वो मूव करेगा, ठीक है। और ये इक्वेटर तक पहुँचते पहुँचते क्या ड्राई कंडीशन हो जाता है, पूरा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाता है। ड्राई होने के बाद क्या होता है, ये एयर वेटलेस हो जाती है। तो वेटलेस होने के कारण ये इक्वेटर से ही ऊपर हो जाता है। ड्राई है, ड्राई बाद वेट ख़त्म हुआ, कम हुआ, हल्का हुआ है तो ऊपर चला गया, फिर ये आपका जो है साउथ पोल की तरफ मूव कर जाएगा। उसी प्रकार आपका नॉर्थ की तरफ भी है, नॉर्थ पोल से जब भी कुछ इसी तरह मूव करते हैं, ठीक है। फिर आपका इसी तरह ये इक्वेटर पर ऐसे मूव करते हैं। तो यही जो है कोरियोलिस ने बताया था कि यही आपका जो है एयर का मूवमेंट इसी प्रकार होता है, ठीक है। अब ये आपका ड्राई और मॉइस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रेसिपिटेशन वगैरह होता है, रेनफॉल, हेल, ग्लेज, स्लिट जो भी होता है, ये आपके फर्दर अलग टॉपिक हैं जिसके बारे में अलग डिस्कशन होगा, ठीक है। तो विंड एनर्जी के बारे में अगर हम डिटेल अगर डिस्कस करें तो अगर ओवरऑल हम बात करें कि इस अर्थ पे ओवरऑल विंड एनर्जी कितना है, कितना एस्टिमेटेड एनर्जी है, तो जो है 1.6 इंटू 10⁻16 नो सॉरी 1.6 इंटू 10⁻7 मेगावाट, ठीक है। अगर ओवरऑल विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी इतना एस्टिमेटेड है 1.6 इंटू 10⁻7 मेगावाट, ओवरऑल अर्थ पे इतना एस्टिमेट किया गया है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो
इसको भी हम क्या है पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। देखिए विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो है विंड मिल है, ठीक है। तो विंड मिल की जो है अपना एक कह लीजिए कि एक लोकेशन होना चाहिए हर जगह, एक निश्चित कह लीजिए कांस्टेंट स्पीड में जो है आपका विंड ब्लो नहीं करता, ठीक है। कुछ ऐसे साइट्स हैं, पर्टिकुलर साइट जिसपे एक इंटरवल में यानी कॉन्टिन्यूस जो है विंड का ब्लो होता है एक रेगुलर इंटरवल का, हर जगह जो है रेगुलर नहीं होता, ठीक। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको विंड एनर्जी आपको कन्वर्ट करना है, यानी विंड एनर्जी आपको अगर चाहिए, विंड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हमको विंड मिल जो है बनाना पड़ता है, ठीक है। विंड मिल कुछ इस तरह होता है आपका, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार जो है आपका कह लीजिए कि 1 ब्लेडेड, 2 ब्लेडेड, ठीक है, 3 और मोर ब्लेडेड जो है इस फॉर्म में होता है, ठीक। मोस्टली हम लोग जो टरबाइन यूज़ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला होता है, ठीक है। यानी ऐसा टरबाइन जो हॉरिजॉन्टली जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट करे, ठीक है। तो इफ़िशियंसी जो है इसी के ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम आपका वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस का जो टरबाइन है उसकी इफ़िशियंसी बहुत कम है, ठीक है। और ही उसके ब्लेड की डिज़ाइन वगैरह जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अगर हम इफ़िशियंसी के हिसाब से बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपका टरबाइन है उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार के आपको डिटेल टाइप्स दिए होंगे विंड एनर्जी में, ठीक है। नोट्स में आपको दिया गया है कि विंड एनर्जी का पूरा डिज़ाइन कैसे होता है। तो अगर हम साइट की बात करें तो साइट जो है, तो अगर हम साइट सिलेक्शन की बात करें विंड एनर्जी का, तो पहले तो आपको जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड, ठीक है। तो हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड के लिए आपका जो है एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला ये है कि पी डब्ल्यू इजिकल टू के वी क्यू, ठीक है। इस फार्मूले से जो है आप पहले हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड को आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो विंड स्पीड काउंट होने के बाद आप जो है आप चेक करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ एनोमोमेट्रिक डेटा, ठीक है। तो एनोमोमेट्रिक डेटा जो है आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिल सकता है, ठीक है। ये डेटा जो है डे टू डे कह लीजिए, डे टू डे कंपाइल करके मंथली से एनुअली जो है पब्लिश होता रहता है। इस डेटा से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका प्रपोज्ड लोकेशन है, ठीक है, जो आपका प्रपोज्ड लोकेशन है, ठीक है, उस पर ओवरऑल एनुअली कह लीजिए ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर कितनी एवरेज विंड स्पीड है, ठीक है। आप उसको जो है चेक कर सकते हैं, ठीक। फिर एक कर्व बनता है अवेलेबिलिटी ऑफ विंड कर्व एट द प्रपोज साइड, उसको आप कर्व से ड्रा करिए और उस कर्व के थ्रू आप मेजर करिए कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज कितना जो है आपका विंड स्पीड वहाँ पे है, ठीक है। फिर आपको जो है 4 पॉइंट विंड स्ट्रक्चर एट दी प्रपोज साइड देखना है कि विंड का कैसा है, मतलब कह लीजिए कि हाई स्पीड में कभी कभी हाई स्पीड होता है, कभी लो स्पीड, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट आपका एटीट्यूड ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द प्रपोज साइड की जो ऑन एन एवरेज जो एयर की स्पीड है, ठीक है, वो कितने हाइट पे जो है अर्थ से कितने हाइट पे वो लाई करता है। सो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम टावर की हाइट को डिसाइड करेंगे और जो टरबाइन है उसको वहाँ पे हम पुटअप करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्टीट्यूड ऑफ द प्रपोज साइड कितना हमको रखना है, ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, मान लीजिए आप जो आपका विंड ब्लो कर रहा है अर्थ से 10 मीटर दूरी पे मैक्सिमम ब्लो है और आपने पूरा प्लांट जो है 1 मीटर पे ही बना दिया, तो क्या है इसमें एफिशिएंसी की कमी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है 6 टेरेन एंड इट्स एरोडायनेमिक्स, ठीक है, कि वहाँ का लोकल कंडीशन कैसा है और वहाँ पे एयर की मूवमेंट किस प्रकार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लोकल इकोलॉजी,
कि वहाँ का लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है। डिस्टेंस टू रोड और रेलवे से भी चेक करेंगे। देखिए अगर आप प्लांट को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियर बाई जो मटेरियल अवेलेबल है, लोकल मटेरियल, उसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। जो भी आपके मेटल्स टावर बनाने में जो भी मेटल यूज होंगे या मटेरियल यूज होंगे, ठीक है, वो नियर बाय होना चाहिए। नहीं नियर है तो नियर बाय लोकेशन पे आपके रोड्स होने चाहिए, हाईवे होने चाहिए, रेलवेज़ होने चाहिए, जो इजीली अदर स्टेट या अदर सिटीज़ से उसको जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है नियर टू यूजर्स। अब ऐसा भी ना रहे कि हमारे जो, देखिए हम अल्टीमेट विंड एनर्जी किसको देंगे, यूजर्स यानी लोकल कम्युनिटी को, ठीक है। तो जब हम लोगों को यूटिलाइज़ करना है तो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन अगर 100 किलोमीटर दूर है तो वो उसमें तो ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और बहुत से हर जगह आपके एरर भी आने के बहुत से चांस हैं, ठीक है। तो इसलिए विंड एनर्जी को डिज़ाइन करते समय जो है लगभग इन सभी 10 पॉइंट को जो है मेजरली हम वॉच करते हैं, ठीक है। जैसे पहले कंडीशन पे अगर हम बात करें हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप विंड स्पीड को काउंट कर लीजिए कि कितना विंड स्पीड है, ठीक है। देन उसके बाद आप फर्दर जो है कुछ करिए, ठीक। तो अगर हम टाइप्स में बात करें, ये विंड एनर्जी किस टाइप के होते हैं, तो देखिए ये आपको यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका 2 ब्लेडेड जो है विंड टर्बाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस 2 ब्लेडेड, देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये रोटेट करेगा, ठीक है। इसी में पूरा मैकेनिज़्म जो है आपका जो है पुटअप किया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा ब्लेड है, ये टरबाइन है, और ये टेल वेंस हैं। टेल वेंस यानी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, किस दिशा से एयर फ्लो कर रही है उसी के अकॉर्डिंग ये मूव कर जाएगा, ठीक है। वर्टिकली, ये वर्टिकल मोशन इसमें हो रहा है, ठीक है। ये टावर है। अब देखिए हम वन ब्लेड की भी डिस्कस किए थे कि वन ब्लेड ये है आपका है, लेकिन अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो जो आपका वन ब्लेडेड जो आपका टरबाइन है, विंड टर्बाइन है, ये इतना इफ़िशियंट नहीं है जितना कि आपका 2 ब्लेडेड या 3 या मल्टीपल ब्लेडेड आपके जो विंड मिल्स हैं, ठीक है। मल्टीपल ब्लेड है, इसमें 3 या मोर ब्लेड को जो है काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टाइप जो है आपके हॉरिजॉन्टल टाइप विंड मिल आपके हैं जो ब्लेड के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। फर्दर आप देखिए नेक्स्ट ये क्या है, नेक्स्ट ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल, जिसको डच टाइप भी कहते हैं। डच टाइप इसलिए क्योंकि ये कुछ ओल्ड मॉडल है, यानी जो टावर है ये आपके ब्रिक मेसनरी पे बना हुआ है, और ये कह लीजिए कि ये पूरा जो रोटेटिंग सिस्टम है ये जो है ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए हैं, यानी पत्तों से बने हुए हैं, या फिर बहुत ही कॉमन टाइप के जो हल्के फुल्के मेटल्स होते हैं उसको यूज करके बनाया गया है, ठीक है। ये आपका सेल टाइप है। फिर अगर हम बात करें वर्टिकल एक्सिस का, तो ये कुछ वर्टिकल एक्सिस के बारे में भी दिया गया है, यानी सेवोनियर एस टाइप शेप का जो है होता है, ठीक है। देखिए ये आपका सेवोनियर एस टाइप का है, ठीक है। यानी कुछ इस तरह का आपका ब्लेड, अगर ऊपर से देखेंगे टॉप से, तो इस प्रकार का ब्लेड होता है, ठीक है। मतलब फिर से ड्रा कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें ब्लेड कुछ ऐसे अरेंज किए रहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि एयर यहाँ से इन करे, ठीक है, और यहाँ से होते हुए ऐसे आउट हो जाए, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं एयर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं सेवोनियर। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें अगर, तो सेवोनियर का ठीक है, ठीक है। सेवोनियर टाइप जो ब्लेड है, ठीक है, ये ठीक ठाक है, मतलब काम चला हुआ चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें, परफॉर्मेंस अगर उसका चेक करेंगे, तो जो आपका वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है वो हाईली इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो इसका ओवरऑल एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, नो एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, विंड एनर्जी सिस्टम अवॉइड फ्यूल प्रोविजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑन स्मॉल स्केल अप टू ए फ्यू किलोवाट सिस्टम इज़ लेस कॉस्टली, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इसके एग्जांपल हैं।
डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो विंड एनर्जी जो है आपका अवेलेबल इन डाइल्यूट एंड फ्लक्चुएशन इन नेचर, अनलाइक वाटर एनर्जी wind energy needs storage capacity because it is irregularity. Wind energy system are noisy in operation. Wind power system has to be relatively high overall width. Large area are needed. ठीक है, तो ये सारे इसके ड्रॉबैक हैं, ठीक है, जो एट अ साइड आपको फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अभी आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे आपको ओटिक के बारे में, वेव एनर्जी के बारे में, टाइडल एनर्जी के बारे में। तो ओवरऑल अगर आप जाएंगे, ठीक है, ओवरऑल अगर हम डिस्कस करेंगे इन सभी एनर्जी के बारे में। ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी जो है हाईली इफ़ेक्टिव भी है और इफ़िशियंट है। ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी में ज़्यादा आपको इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए हर जगह सोलर रेडिएशन पहुंच रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखिए सोलर एनर्जी के लिए बहुत से कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, ग्रीन आर्किटेक्चर है, लीड रेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक कॉन्सेप्ट हैं सभी जो है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। इवन हाँ, इस पर तो इवन वीडियो है हमारे पास। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ग्रीन बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ग्रीन आर्किटेक्चर के बारे में है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग के बारे में है। ठीक है, तो ये सभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाईली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी का। ठीक है, पैसिव एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, फर्दर और इसमें भी टाइप्स हैं, जैसे ओटिक सिस्टम है, ठीक है, टाइडल है, वेव है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, खैर ओके, ये वीडियो अभी खैर लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।